टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या हमें सिर्फ उस पे फोकस करना चाहिए? इस ज़माने में तो हमें एक गुरु नहीं चाहिए तो बहुत सारे गुरु से सीख सकते हैं। मान रहा हूँ कि अभी जो मैंने बताया व्यूअर्स को इससे कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों, आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज के दिन हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। हमारे दोस्त ने बहुत कुछ फोड़ रखा है, तो जानते हैं उनसे कि क्या है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और इसमें कैसे आगे बढ़े। मानुष भाई, कैसे हो आप? ठीक हो आपके से? एकदम सही भाई। मानुष, पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए आप। ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं मानुष हूँ। अ, अर्नव का दोस्त हूँ। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे इंटरेस्ट है, तो मैं थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता हूँ। और इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। है मानुष, सबसे पहले जो डाउट रहता है लोगों को, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कैसे करें? एकदम रोड मैप, एकदम बेसिक सा आप बता दीजिए। ये जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए रोड मैप होता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है। लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में किया जाता है, मोस्टली पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस। मोस्टली सी प्लस प्लस, लेकिन जावा और पाइथन में भी करते हैं। अच्छा। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मोस्टली ऑलमोस्ट 75-80% तक लोग कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए सी प्लस प्लस ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें सी प्लस प्लस से कोड करने से हमें ज्यादा मैनुअल कंट्रोल ओ। मिलता है। तो पहले हमें एक लैंग्वेज को चूज करना है, यूज चूज करके हमें बेसिक सीखना है उस लैंग्वेज का। उसके बाद जो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स है, वो तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। मतलब हम हम्म। कॉन्सेप्ट सीख के किसी लैंग्वेज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें ये सारे एल्गोरिदम्स है, जैसे कि सॉर्टिंग होता है और फाइंडिंग द सबअरे और मैट्रिक्स पर भी हमें कुछ ना कुछ सम करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। ये सब एल्गोरिदम सीखना है। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग और डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोचेस, ग्रीडी अप्रोचेस, ये सब सीखना है। और देन जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उसमें ये सारे इम्प्लीमेंट करना है। तो दिस इज अ रोड मैप इन शॉर्ट। ऑलराइट, सही है। तो भाई देखो, अभी आपने इतना अच्छे से रोड मैप बता दिया, पर ना अभी बच्चों को बेनिफिट भी बना बताना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में करूँ, इतनी मेहनत करूँ तो क्यों करूँ, इसका क्या बेनिफिट हो? बहुत सारे हैं। सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके हमें किसी कंपनी में नौकरी या इंटर्नशिप लगे, सिर्फ इसके लिए नहीं। ये अगर हम ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहें तो हमारा मेंटल एबिलिटी भी स्ट्रांग हो जाता है। जैसे हम्म। हम क्वेश्चंस को देखते हैं और हमारा थिंकिंग होता है, वो चेंज हो जाता है। हम्म। बहुत सारे सिचुएशंस होता है जहां हमें एक से ज्यादा रास्ता है क्वेश्चन हाँ। सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप करते जाओगे तो ये सारे रास्ते जो है हमें और एक रास्ता या और ज्यादा रास्ते हमें दिखते हैं। हाँ। एंड मेंटल एबिलिटीज भी बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। सही बात है भाई। अभी ना, जैसे आप अभी बता रहे थे कि डीएसए का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, तो डीएसए भी एक टफ सब्जेक्ट रहता है ऐसा माना जाता है। तो डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक ही है क्या? नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं, बट दोनों अलग है। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स जो है वो कॉन्सेप्ट है, और हाँ। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इवेंट है, या है इवेंट और प्रोग्राम जैसा है। लाइक अच्छा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट ठीक को है। हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बस ऐसा। अच्छा। ओके भाई, अभी ना थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकल चीज पे आते हैं। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है? और मान लो आपसे वो सॉल्यूशन उसका नहीं निकल रहा है,
तो पहला चीज आप क्या करते हो? आपने आधा घंटा में तो जो भी आपने मान के रखा है जितना टाइम देते हैं आपने दिया, पर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप फिर क्या करते हो उसमें? इसीलिए इसीलिए ना सॉल्व करते वक्त हम पहले ब्रूट फोर्स से करते हैं सॉल्विंग, क्योंकि आई बिलीव कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो ब्रूट फोर्स करने से तो हमें टेस्ट केसेस हो या सॉल्यूशंस हो हमें मिल ही जाता है ब्रूट फोर्स करने से। लेकिन इधर हम्म। प्रॉब्लम ये है कि ब्रूट फोर्स करने से टाइम लिमिट हो या जो भी हो वो एक्सीड हो जाता है, तो टेस्ट केस पास नहीं होते उसकी वजह से। अच्छा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए हम पहले ब्रूट फोर्स से करते हैं, तो टाइम उतना वेस्ट नहीं होता ब्रूट फोर्स से करने से, क्योंकि ब्रूट फोर्स करते हुए हमें उस क्वेश्चन के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होता है। एंड उसके बाद हम धीरे धीरे से ऑप्टिमाइज करते आते हैं। इसीलिए स्टेप बाय अच्छा। स्टेप अगर हम करते जाते हैं तो वी वोंट फेस दैट प्रॉब्लम कि वी आर गेटिंग स्टक एट अ प्रॉब्लम एट अ सर्टेन ओके। स्टेज। अच्छा भाई, इस पे ही आते हैं, इस पे ना और जानना चाहेंगे हम। अभी आपके पास ना एक क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करते हैं, अप्रोच कैसा करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से बेसिक में बताइए। पहले तो मैं पढ़ता हूँ, अगर समझ नहीं आया तो मैं 10-15 मिनट चाहिए तो 20 मिनट भी पढ़ लेता हूँ। जब तक मुझे उस क्वेश्चन का पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुए तब तक मैं कोड लिखना भी चालू नहीं करता। अरे वाह। और उसके बाद मैं पहले ब्रूट फोर्स से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे किसी एफिशिएंट अप्रोच याद ना आए तो, अगर मुझे पढ़ते वक्त ही मुझे अगर कुछ याद आ गए एफिशिएंट अप्रोच, तो मैं उसी एफिशिएंट अप्रोच से कोड करने लगा दूं। जैसा कि अगर उस क्वेश्चन को डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच सही लगता है या तो ग्रीडी अप्रोच, ये अगर मुझे पढ़ते हुए ही समझ आ गया तो मैं सीधा उसी अप्रोच से कोड करना चालू करता हूँ। अगर नहीं है तो ब्रूट फोर्स करूंगा, और लिखते हुए टेस्ट केसेस आते जाते हैं उसके हिसाब से मुझे समझ आता है कि अच्छा तो ऐसा ऑप्टिमाइज करना है ब्रूट फोर्स से। अच्छा, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने भाई। तो ना इस पे ही आते हैं थोड़ा आगे, इन लोगों को ना कॉन्टेस्ट के बारे में भी बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि कौन सा कॉन्टेस्ट दे। और मतलब बहुत सारे हैं ना, जैसे लीड कोड कॉन्टेस्ट रखता है, कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट रखता है, आप कोई ऐसे कॉन्टेस्ट मतलब देते हो? अब लीड कोड का दिया हूँ मैं, और बाकी अच्छा। को भी देना चाहता हूँ मैं फ्यूचर में। मतलब उसमें एक्सपीरियंस कैसा होता है, उसमें क्या होता क्या है बेसिकली? ये सारी कॉन्टेस्ट देते वक्त हमें ये नहीं सोचना है कि हम किसी कॉन्टेस्ट को दे रहे हैं, बस हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व करना है, बस हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। अच्छा, सही। भाई, ये जर्नी में अभी देखो, ये अभी जो प्रोग्रामर्स जो सब अभी आएंगे, बिगिनर्स एकदम आएंगे, तो इनको ना सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ना यही प्रॉब्लम रहता है कि इतनी बड़ी जर्नी में वो मोटिवेट कैसे रह पाएंगे, है ना? क्योंकि देखो, अभी ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ही उस लेवल पे वो उनका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का स्किल्स बढ़ेगा, है ना? पहले वो फंसेंगे, बहुत वक्त रुकना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उनको कभी ना कभी 1 साल के बाद उतना कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? तो उस लेवल तक जाते वक्त आपने कैसे अपने मोटिवेशन को हाई रखा और इतने अच्छी प्रोग्रामिंग कर? मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम डिमोटिवेट हो गए तो हम बीच में छोड़ देते हैं उसको, है हम्म। ना? तो इसके लिए हमारा गोल्स जो होता है हम उसको धीरे धीरे से बढ़ाते जाना है। हम्म। लाइक ऐसा नहीं है कि हम आज सीखना चालू किया है और आज ही हम डीएस से करने वाले हैं, ये सब ऐसा हमें नहीं सोचना है। तो धीरे धीरे से छोटे छोटे से एक्सरसाइजेस ऑनलाइन में भी हमें स्टेप बाय स्टेप ही होता है। लाइक इसीलिए तो क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल भी दिया जाता है। हम हाँ। धीरे धीरे से डिफिकल्टी बढ़ाते जाना है हमें। हम्म। और जब तक हमारा ये डीएसए हो या बाकी जो भी हो करिकुलम, ये पढ़ना कंप्लीट नहीं हुआ तब तक हम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करना है कि हमसे क्वेश्चन हम्म। सॉल्व हो पाए। अगर हो गया तो अच्छा, दैट्स गुड, लेकिन
हमें बुरा नहीं मानना है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा। सही बात भाई। अभी ये हो गई, ये आपने कुछ कुछ चीजें बताई, पर मानुष ये बताओ कि आपकी जर्नी कैसी थी, मतलब कोडिंग से आप कैसे रिलेट हुए और कब हुए? आपका थोड़ा एकदम ब्रीफली आप बताइए। कोडिंग तो मैं बहुत साल पहले चालू किया, लेकिन जैसा मैं कहा था डिमोटिवेशन मोटिवेशन के बारे में मैंने बीच में छोड़ दिया। आ, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था सी। अच्छा। मैं मेरा 5th क्लास के समर हॉलीडेज में सीखने गया था सी को। आ, क्योंकि घर में बैठ के बहुत बोर हो रहा था, तो मैं जाकर आया 1 महीने के लिए कुछ ना कुछ सीखे। ये पॉइंटर्स तक भी नहीं, लाइक पास में ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, तो मैं उधर गया था सी लैंग्वेज सीखने के। और पॉइंटर्स भी नहीं, बेसिक एरेस, 2D एरेस और बेसिक ऑपरेटर्स वगैरह, लाइक बेसिक चीजें मैं सीखा था। और उसके बाद स्कूल के काम पे, और नॉट जस्ट स्कूल के काम बट कहा था ना मोटिवेशन डिमोटिवेशन के बारे में। उस उम्र में मुझे बाकी सारी चीजें देखने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड वगैरह लगा, तो मैंने छोड़ दिया। और अच्छा। फिर से कॉलेज आने से पहले ही मैंने चालू किया, लाइक जब मैं कॉलेज आने वाला था तभी चालू किया फिर से। बट क्योंकि मुझे पहले ही थोड़ा बहुत आते थे सी, उसकी वजह से मेरा ये जो जर्नी था वो इट वाज अ बिट इजी। एंड देन करिकुलम के हिसाब से डीएसए डीएए, लाइक ये सब एनालिसिस भी, एल्गोरिथम्स ये सब सीखने लगा। और जिस दिन मैं कुछ सीख रहा था उसी दिन मैं उस कॉन्सेप्ट को किसी ना किसी क्वेश्चन पर इम्प्लीमेंट करने को ट्राई किया। भाई, कोड मंत्रा पे आते आते हम और भी आगे बढ़ेंगे। आप बताओ कि कोई ऐसे स्पेसिफिक वेबसाइट्स है जो आप जहाँ पे जाके हमेशा कोडिंग करते हो? जैसे हमें पता है आप हमारे जो वीआई टीम है वो डेली प्रॉब्लम्स आते थे, है ना, जो आप सॉल्व करते थे। तो उस टाइप में कोई आप वेबसाइट भी फॉलो करते थे? और अगर आप वीआईटी के रेगुलर जो प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम ऑफ द डे, उनके बारे में भी अगर बताना चाहोगे तो प्लीज बताओ। तो हमारे कॉलेज का वीप्रोपेल में जो डेली प्रॉब्लम्स है दे आर वेरी गुड, क्योंकि लाइक प्रिटी मच हर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कवर होते हैं उसमें। तो मेरा फर्स्ट कोडिंग वेबसाइट या प्लेटफॉर्म जो है जिसमें मैंने चालू किया सॉल्व करना प्रॉब्लम्स को, दैट वाज वी प्रोपेल। तो ऑलमोस्ट कुछ 2-3 महीने तक तो मैंने सिर्फ वी प्रोपेल किया था। देन धीरे धीरे से मैं लीड कोड भी चालू किया। और कभी कभी मैं कोड फोर्सेस और कोडिंग निंजा जैसे वेबसाइट्स में भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। बट लीड कोड जो है मैं उसको कंसिस्टेंटली करूंगा, लाइक आई डू इट डेली। डेली प्रॉब्लम्स होते हैं लीड कोड में, सो आई जस्ट ट्राई टू मेंटेन दैट स्ट्रीक। पॉइंट टू बी नोटेड। सही है भाई। अभी जैसे हमारे कॉलेजेस में ये क्लब्स होते हैं, आप भी एक क्लब में हो, न्यूटन क्लब में, है ना? उसमें जैसे प्रोग्रामिंग के लिए बढ़ावा दिया जाता है, कुछ बच्चे एक साथ आके बात करते हैं कोर्स, है ना, और आपको डेली बेसिस पे कुछ कोर्स भी दिया जाता है। तो आप उनके बारे में और उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? क्लब्स जो है वो इट्स मोर फॉर इंटरेक्शन। हम एक दूसरे से बात करके हमें जो पता है हम दूसरों को बता सकते हैं, और दूसरों को क्या पता है हम उनसे सीख सकते हैं। हम्म। तो सिर्फ वो लोग हमें प्रॉब्लम्स देना नहीं, हम एक दूसरे से बात करके क्लब में कुछ नया सीख सकते। तो मेन क्लब का गोल यही है कि लाइक माइंडेड पीपल आके इंटरेक्ट करके एक दूसरे से कुछ ना कुछ नया सीख। सही है। थोड़े वक्त पहले हम बात कर रहे थे भाई कि टाइम की, है ना, पहले आप ब्रूट फोर्स यूज करते हो और उसके बाद अगर आपको लगे तो आप मतलब इजी कोई मेथड जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, आपका परफॉर्मेंस बेटर हो, ऐसे जाते हैं, है ना? तो इसी पे आते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या हमें सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए? कम्प्लेक्सिटी में तो बहुत एम्फेसिस है, हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है। क्योंकि लाइक
हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स हम जब सॉल्व करते हैं और हम हमारे कंप्यूटर में अगर टाइम को कंपेयर करते देखेंगे तो हाँ, हो जाता है। n स्क्वायर हो, n क्यूब हो, फ़र्क नहीं पड़ता कॉम्प्लेक्सिटी का, क्योंकि हमारा टेस्ट केसेस का साइज़ कितना ही हो सकता है, 10, 15, 20। लेकिन जब हम्म हम इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, the size is going to be in some thousands, maybe हम्म, लाखों में भी हो सकते हैं। सही बोल रहे सो अगर अभी 10-15 साइज की एरे लेंथ हो या डेटा की लेंथ हो, उसमें ही हमें कुछ सेकंड्स का डिफरेंस आ रहा है टाइम में, तो जब हो। वो साइज अगर थाउजेंड्स और लाखों में बन गए तो द डिफरेंस वुड बी इन मिनट्स और आवर्स, या तो कभी कभी डेज भी हो सकता है, हम्म, सालों भी हो सकता है, सालों भी लग सकते हैं। अच्छा भाई, चलो ठीक है, ये भी आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। अभी ना अपन और भी डेप्थ पे जाते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है और उस एक क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, ठीक है? आपने दो सॉल्यूशंस देखे। अब इन दो सॉल्यूशंस को आप किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं? दोनों अलग अलग मेथड से, और फॉर एग्जांपल उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है, और ये दोनों ब्रूट फोर्स से भी नहीं है ना, दोनों में से एक। तो आप इसको किस बेसिस पे चूज करोगे? मतलब कौन सा यूज करना चाहोगे? कॉम्प्लेक्सिटी सेम है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर सेम है तो मैं स्टोरेज यूसेज भी चेक करूंगा, अच्छा। दैट्स आल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि uh, हर इम्प्लीमेंटेशन में द स्टोरेज यूज वो सेम नहीं होता है, तो मैं वो चेक करूंगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, बस वर्स्ट केस के लिए, अच्छा। लाइक जैसा स्केल होता है, आ, ये इनपुट साइज के हिसाब से जैसा स्केल होता है, सो एक ब्रॉड टर्म है। तो दोनों एन स्क्वायर के सॉल्यूशंस, अगर दो एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर का कोर्स हमारे पास है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों कोड्स का रन टाइम सेम है, ओ। एंड मोस्टली अलग ही होता है। बस एन स्क्वायर का मतलब ये है कि इनपुट बढ़ते हुए हमारा जो टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम है, इनपुट के हिसाब से एन स्क्वायर के ग्राफ पर बढ़ते जाता है। सो ये जो अच्छा। इंक्रीजिंग लेवल की ट्रेंड है वो उसके हिसाब से है, लेकिन मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कोड के ऊपर। अभी ना आप एआई इन कॉम्पिटिटिव कोडिंग, है ना, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो अभी एआई का जमाना आ गया, तो इसका कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ रहा है इस पे? आ, एक बात तो कहना चाहूंगा कि अगर किसी क्वेश्चन को लेकर एआई टूल में, जीपीटी में, ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल में डाल के अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे करने से हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपाइल ही नहीं होता है, एरर आता है हमें, सिंटैक्स में ही हम्म। एरर आ जाते हैं बहुत बार। बट हाँ, एक चीज तो सही है कि बहुत बार एटलीस्ट वो हमें एक तरह की पाथ दिखा सकते हैं कि इस हम्म। क्वेश्चन में शायद हम ग्रीडी अप्रोच लगा सकते हैं, या तो कुछ और अप्रोचेस लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर हो, लाइक किस अप्रोच से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो आ, हमें एआई से कभी बहुत बार काम आता है ऐसा एआई, क्योंकि अगर यू नो मैं भी एक दो बार किया हुआ ऐसा, लाइक क्वेश्चन को डालने से हाँ कोड गलत हो सकता है, लेकिन बहुत बार मोस्टली ये इट्स सही होता है कि इट विल एटलीस्ट टेल अस कि किस अप्रोच से हमें करना है, और उसके ऊपर ओ। हम बिल्ड बिल्ड करके कोड लिख सकते अच्छा भाई, देखो एआई की बात कर रहे हैं इसके, तो लर्निंग के लिए, है ना, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लर्निंग के लिए एआई हमें यू हेल्प करेगा क्या फ्यूचर में? हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लाइक हम एआई के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, लेकिन हम एआई से हमारा वर्क फ्लो को बेहतर बना सकते हैं। सो हम्म। लाइक असिस्ट करना है, रिप्लेस नहीं करना है। भाई देखो, गुरु ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गुरु एक डायरेक्शन दिखाता है ना? तो अगर समझो
कि किसी बच्चे को अपने कॉलेज की टीचर्स से समझ में नहीं आ रहा, तो उन्हें कौन सा रिसोर्स यूज करना चाहिए? कुछ रिसोर्सेज आपको पता है जो यूट्यूब पे है, ना तो कोई दूसरे यूडेमी जैसे चैनल्स पे एग्जिस्ट करता है जहां से बच्चे पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए? इस ज़माने में तो हमें एक गुरु नहीं चाहिए, तो बहुत सारे गुरु से सीख सकते हैं। कहाँ से सीखना है, ये सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। जैसा कि मैं वीडियोस नहीं देखता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि डॉक्स पढ़ लेता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज का, या तो मैं उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी और का देख के उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट सीखूंगा। ऐसा भी करूंगा मैं कभी कभी। इन जनरल मुझे अगर कहना है, तो जो सीखना चाहते हैं उनको पता होनी चाहिए कि उनको क्या सीखना है, और उस टॉपिक को लेके कहाँ से भी पढ़ ले और अच्छे से समझाओ, काफी है, चलेगा। अरे वाह भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन, इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वर्थ इट? मतलब अभी गूगल के कुछ कुछ डिसीजंस आपने रिसेंटली देखे होंगे, वो कुछ फेस्ट करवाते थे, उन्होंने वो बंद कर दिया। तो इसके वजह से ना बहुत लोगों को ऐसा डाउट होने लगा है कि इस फील्ड में फ्यूचर में शायद स्कोप ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो। इस डाउट को भी आप क्लियर करें। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कभी डायरेक्टली एक करियर नहीं है। अच्छा। लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो एक तरह से हॉबी कह सकते हैं हम, लेकिन उस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। इसीलिए कंपनीज नौकरी के लिए या इंटर्नशिप के लिए हमें कोडिंग क्वेश्चंस इसीलिए देते हैं, क्योंकि हमें टेस्ट करने के लिए ये एक अच्छे सा प्लेटफॉर्म है। हमें अच्छा। लैंग्वेज या एल्गोरिथम्स के बारे में कितना पता है वो जानने के लिए, उतना ही। ओ, अच्छा। ओके। तो भाई ये बताओ, ऐसे लास्ट में आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे एकदम बिगिनर को? कुछ एकदम टिप्स जो आपकी तरफ से आती है, जो बच्चों को पता हो, जिससे वो आगे बढ़ पाए। पहला चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे ही गोल्स को उतना हाई सेट मत कीजिए। धीरे धीरे से एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाते जाना है। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पिक वॉट एवर यू वांट, क्योंकि सिर्फ कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए लैंग्वेज सीखने से अच्छा, अब लाइक किसी को दिमाग में ये भी हो सकता है कि मैं कुछ मशीन लर्निंग करूँ, या किसी को हो सकता है कि मैं डेटाबेस से कनेक्ट करूँ, डेटाबेस पे सीख लूँ, ऐसा हो सकता है। तब अगर मशीन लर्निंग हो, एआई हो, तो वो लोग पाइथन सीख सकते हैं। मान रहा हूँ कि अभी जो मैंने बताया, व्यूअर्स को इससे कुछ नया सीखने को मिले। भाइयों, ऐसे ही अगर आपको नए वीडियोस चाहिए, ऐसे नॉलेजेबल लोगों से कुछ कंटेंट चाहिए, सीखना हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। बाय मानुष। enough